आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लीडर की जो बड़े बड़े दफ्तरों में नहीं बल्कि सड़कों पर बनी। एक ऐसी पहचान जिसका दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो चलिए समझते हैं उनकी कहानी को। तारीख थी 16 अगस्त 1990। जगह कोलकाता का हाजरा क्रॉसिंग। 35 साल की ममता बनर्जी पर एक जानलेवा हमला होता है। उनके सिर पर लाठी से इतना जोर से वार किया गया कि उनकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे। उनका कहना था कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग इतने बड़े हमले के बाद शायद खामोश हो जाते, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ और ही किया। उन्होंने अपने सर पर बंधी पट्टियों को कमजोरी का नहीं बल्कि बगावत का प्रतीक बना लिया। एक तरह से ये पट्टियां तत्कालीन सीपीएम सरकार के खिलाफ उनका बैटल फ्लैग बन गईं। तो सवाल ये है कि ये जुझारूपन, ये लड़ने का जज्बा आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके बचपन में, जिसने उनके इस इरादे को घड़ा। जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, तो उनके पिता का निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घर चलाने के लिए उन्होंने दूध बेचने जैसे छोटे-मोटे काम भी किए और साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। और यहीं से कॉलेज के दिनों से ही उनके अंदर का फाइटर बाहर आने लगा, जब उन्होंने उस वक्त के ताकतवर कम्युनिस्ट छात्र संघों के खिलाफ कांग्रेस की स्टूडेंट विंग खड़ी कर दी। और यहीं पहली बार देश ने उनकी बेखौफ पॉलिटिक्स की एक झलक देखी। 1975 में जब जेपी का आंदोलन चरम पर था, तो ये 22 साल की लड़की कोलकाता में उनकी कार के बोनट पर कूद गई। बस इसी एक दुस्साहसी कदम ने उन्हें सीधे दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजरों में ला दिया। और इसी बेखौफ अंदाज ने उन्हें सीधे पहुंचाया नेशनल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े मंच पर, जहां उनका सामना एक ऐसे दिग्गज से हुआ जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था। साल था 1984। एक तरफ थे सीपीआईएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चैटर्जी, एक राजनीतिक महारथी, और दूसरी तरफ थीं 29 साल की ममता बनर्जी, जिनके पास न पैसा था, न कोई बड़ा राजनीतिक परिवार। सिर्फ एक साधारण साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल पहनकर उन्होंने प्रचार किया, और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो बन गई देश की सबसे युवा सांसदों में से एक। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक कसम थी। 1993 में जब वो एक प्रदर्शन के दौरान राइटर्स बिल्डिंग गईं, तो उन्हें बालों से पकड़कर बाहर घसीटा गया। उसी अपमान के पल में उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उन्हें लगने लगा कि पार्टी बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ उतनी आक्रामक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन्हें लगा कि ये तो एक तरह का फ्रेंडली मैच चल रहा है, जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। सफर बिल्कुल आसान नहीं था। वो रेल मंत्री तो बनी, लेकिन 2006 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई कि वो सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गईं। कई लोगों ने तो मान लिया था कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर अब खत्म। लेकिन जैसा कि कहते हैं, एक स्ट्रीट फाइटर को आप ज्यादा देर तक नीचे नहीं रख सकते। और फिर आए वो 2 आंदोलन जिन्होंने बंगाल की राजनीति का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्होंने नारा दिया, माँ, माटी, मानुष। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने किसानों के आंदोलन की अगुवाई की। कमाल की बात यह थी कि जो वामपंथियों का सबसे मजबूत किला था, यानी गरीबों और किसानों की राजनीति, ममता ने उसी किले में सेंध लगा दी और खुद को उनकी सबसे बड़ी चैंपियन के तौर पर पेश किया। 34 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की संख्या है जितने साल लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल पर राज किया। एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे अभेद्य माना जाता था, और अब ममता बनर्जी उस किले को भेदने वाली थीं। और फिर वो हुआ जो बंगाल की राजनीति में कभी किसी ने सोचा नहीं था। 2011 की वो ऐतिहासिक जीत और उसके बाद की पूरी कहानी। मई 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका, और वो पैदल चलकर उसी राइटर्स बिल्डिंग पहुंची जहां से कभी उन्हें अपमानित करके निकाला गया था। 18 साल पुरानी कसम आज पूरी हो रही थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने माँ, माटी, मानुष के वादे को योजनाओं में बदलना शुरू किया। कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीम्स लाईं, जिनका मकसद सीधे तौर पर आम लोगों को फायदा पहुंचाना था, और इससे उनका जनाधार और भी ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो इंसान हमेशा विपक्ष में रहा हो, हमेशा सड़क पर लड़ता रहा हो, वो जब सत्ता में आता है तो क्या होता है? ये एक आंदोलनकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।
और यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। उनके शासन पर भी कई गंभीर सवाल उठे। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। उनकी नीतियों को उद्योग विरोधी कहा गया और उन पर राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ममता बनर्जी असल में हैं कौन? एक ऐसी राजनेता जो ज़रूरत पड़ने पर लड़ती हैं, या फिर एक ऐसी फाइटर जो कभी-कभी राज करती हैं? उनकी विरासत शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है, और इसका फैसला शायद वक्त और बंगाल की जनता ही करेगी।